स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काई प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम क्लास 10th NCERT के साइंस का चैप्टर 2 हम शुरू करते हैं आज। और अब इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं कि जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आपको हमारा प्रयास होगा कि हमारा अपना बनाया हुआ जो एग्ज़ाम स्पेशल जो PDF होगा इस चैप्टर से, वो चैप्टर आपको व्हाट्सएप पर हम उपलब्ध करा दें, ताकि आपको घर पर भी तैयारी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम दूसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल यानी एसिड, क्षारक यानी हम इसको बोलेंगे बेसेस, और लवण यानी इसको साल्ट्स हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में हम अगर जाने कि अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल की जो पहचान होती है, अम्ल एसिड, तो इसकी जो पहचान होती है उसमें हम पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये आपको स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप नींबू या सिरका को ले सकते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं जैसे नींबू या सिरका। तो नींबू से आप लोग अवगत है, और सिरका भी आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ख़ास करके हम सब्जी वगैरह का फ्राई वगैरह करते हैं तो उसमें हम उसका यूज करते हैं, और ये इसकी पहचान है। और ये स्वाद में खट्टा होता है, ये इसकी पहली पहचान है एसिड का। और नींबू का जो स्वाद खट्टा होता है या सिरका का जो स्वाद खट्टा होता है, वह इस नींबू और सिरका में जो एसिड अम्ल उपस्थित होते हैं उसी के कारण जो है ये नींबू या सिरका का स्वाद जो है खट्टा होता है। तो ये हम एग्जाम्पल भी दिए और ये अम्ल की हमने पहचान भी बताया। और उसके बाद हम इसको अगर हम परीक्षण करें, जांच करें, परीक्षण करने पर ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक जांच करना है हमें कि हाँ कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, तो या कोई पदार्थ है और उसमें एसिड है कि नहीं, वह एसिडिक है, मतलब कि उसमें अम्ल है या नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम एक नीला रंग का लिटमस पेपर लेंगे और देखेंगे कि जब नीला लिटमस पेपर को जैसे ही आप उस लिक्विड में डुबाइएगा जिसमें अम्ल है, तो वो जो लिटमस पेपर है उसका कलर आपका लाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यह नीला कलर ले करके अब इसको देखते हैं। इस तरह का मान लीजिए कि एक आप ये लिटमस पेपर नीला कलर का आप लिए, और नीला कलर का ये मान लीजिए कि लिटमस पेपर है, और इसको क्या किए कि किसी ऐसे लिक्विड में आप इसको डुबाए जिसमें एसिड है। तो जैसे ही आप इसको डुबाइएगा तो इसमें अगर एसिड रहेगा तो क्या होगा, ये जो नीला लिटमस पत्र है इसका कलर जो है ये लाल हो जाएगा। जितना डूबा हुआ रहेगा ये कलर इसका चेंज होकर के लाल हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि कोई भी जो
आपका विलयन है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, कोई भी अगर लिक्विड है तो उसमें एसिड है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए हम नीले लिटमस पत्र के द्वारा हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारा एक लिटमस पेपर, एक पेपर की तरह इसको आप मान सकते हैं कि एक पेपर की तरह होता है। और वो क्या करता है कि आपको अम्लीय विलयन में जब नीले लिटमस पेपर को डाला जाता है तो क्या होता है कि नीला लिटमस पत्र जो होता है, पेपर होता है, उसका रंग आपको लाल हो जाता है। और उसके बाद ये एक और चीज़ है कि अगर इसको धातु से अभिक्रिया कराया जाए, एक और अम्ल के बारे में जान लीजिए कि धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे ही आप किसी अम्लीय विलयन में आप किसी धातु को डालिएगा या धातु से बने यौगिक को डालिएगा तो क्या होगा कि उसमें जो एसिड उपस्थित है उसके कारण क्या करेगा, वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और उसमें हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि ये दो एग्जाम्पल हम दिए हैं कि एक सिरका है और एक एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं नींबू का। तो इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि खट्टे फल में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और खट्टे फलों में आपको साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। इसको हम अदर कलर में हाईलाइट कर देते हैं। ये सिरका जो आप देखे हैं, ये सिरका में एसिटिक अम्ल और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से हमारा अम्ल के बारे में एक सामान्य सा हमारा कंसेप्ट है। और एक चीज़ और इसके बारे में एक कंसेप्ट हम क्लियर कर लें कि कोई भी जो विलयन होता है, कोई भी जो लिक्विफाइड जो मीडियम होता है, जैसे मान लीजिए वो पानी है या फिर ब्लड है या फिर कोई अम्ल है, एसिड है, तो कोई भी जो आपको लिक्विफाइड होता है, जो जलीय होता है, जो द्रव के रूप में होता है, तो उसमें क्या होता है कि द्रव के रूप में होने का मुख्य कारण है कि उसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है उसको हम पीएच मान कहते हैं। पोटेंशियल हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी जो द्रव है उसमें हाइड्रोजन की कितनी शक्ति है। तो जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही ज़्यादा आपका उस विलयन का पीएच मान अधिक होता है। तो कोई भी जो विलयन है उसका एक पीएच मान होता है, एक पीएच वैल्यू होता है। तो पीएच वैल्यू हम किसे कहेंगे, किसी विलयन या किसी द्रव में उपस्थित हाइड्रोजन की शक्ति को उस द्रव का पीएच मान कहते हैं। तो ब्लड भी एक द्रव है, लिक्विफाइड है। उसके बाद अम्ल वगैरह है, वो भी आपको द्रव है। क्षार भी होगा, क्षार भी आपको द्रव, क्षार को भी हम क्षारीय घोल भी ले सकते हैं। और उसके बाद लवण, यानी जैसे नमक वगैरह हो गया हम लोग जो खाते हैं, तो वो क्या है, एक लवण है, तो नमक का भी हम घोल ले सकते हैं। तो सब में
जो घोल बना इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, और हाइड्रोजन उपस्थित है। अब देखना है कि हाइड्रोजन की शक्ति नमक के घोल में कितना है, उसके बाद क्षारीय घोल में हाइड्रोजन की शक्ति कितना है, और अम्लीय घोल में हाइड्रोजन की शक्ति कितना, और इसी आधार पर उस घोल का पीएच मान जो है, पीएच वैल्यू हम लोग तय करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये लाइन तो हम यहाँ पर लिख दिए कि सिरका में एसिटिक अम्ल, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी पूछ देगा कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए संतरा है नहीं लिख करके हम सीधा खट्टे फल लिख दिए हैं। तो जितने भी खट्टे फल है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यदि पूछ दे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फिर नींबू भी खट्टा होता है तो उसमें भी साइट्रिक अम्ल ही पाया जाएगा, लेकिन सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो ये जो एसिड होता है इसका पीएच मान, इसका एक उदासीन मान, इसको मान लीजिए 7 को रखा गया है। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो उसको बिल्कुल बीच का पॉइंट माना गया है, और उसके बाद 7 से अगर कम है या 7 से ज़्यादा है, 7 से कम है किसी का पीएच मान हो सकता है, या 7 से किसी का ज़्यादा हो सकता है। तो 7 को हम यहाँ पर बॉर्डर मान के चलते हैं। तो यदि किसी द्रव का या किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो विलयन, इसका मतलब है कि अम्लीय है, एसिडिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका पीएच मान, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये बात आप समझ लीजिए कि जब तक आप अम्ल को, हमने यहाँ क्लियर कर लिया अम्ल के बारे में, मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी का समझ में आएगा। और नहीं तो अगर हम इसमें जो टर्म है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण, या और भी टर्म है, उस टर्म को अगर ठीक से नहीं समझे तो फिर ये एनसीईआरटी हमें समझ में नहीं आएगी। तो याद रखिए अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या सिरका। नींबू एक खट्टे फल है तो इसमें सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। परीक्षण करने पर अगर हम जांच करें किसी विलयन का, यह दिया हुआ जो विलयन है यह अम्लीय है या क्षारीय है या लवणीय है, तो हम इसके जांच करने के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं। तो ये जांच जब करते हैं अम्ल का, तो ये नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। जैसे यहाँ हमने बताया था कि ये अम्लीय विलयन में हमने डाला था नीले लिटमस को, तो देखिए जितना इस लिटमस का, नीले लिटमस का जितना भाग इस विलयन में डूबा हुआ था वो भाग क्या हो गया था, लाल हो गया था। उसके बाद एक और इसकी पहचान समझिए, ये धातुओं से जब अभिक्रिया करता है, किसी धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये H2 गैस जो है यह रिलीज करता है। और यहाँ हमने लिख दिया कि सिरका में एसिटिक अम्ल और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इतने कॉन्सेप्ट को याद रखिए। और एक लास्ट याद रखिए कि इसका पीएच मान 7 से कम होता है, और हमारे ब्लड का भी जो पीएच मान होता है लगभग उसको 7.35 से 7.45 के करीब होता है हमारे रक्त का, हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है। और आप समझिए कि अगर पीएच मान कम हो जाए तो इंसान कोमा में चला जाए। तो पीएच मान का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे जीवन में। तो ये पीएच मान को हम बहुत ही क्या है, एक महत्वपूर्ण अवयव है हमारे ब्लड का। तो ये ध्यान दीजिए कि ये 7.35 से 7.45 जो है हमारे ब्लड का पीएच मान होता है। तो इतने कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। उसके बाद अम्ल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्षारक पर। तो इसके क्षारक को क्लियर करने के पहले हम इसको मिटा देते हैं, नोट्स वगैरह भी साथ साथ बनाते चलिएगा। हालांकि आपको जो एग्जामिनेशन स्पेशल इस चैप्टर का जो नोट्स होगा उसको हम यहाँ नहीं लिख करके हम आपको इसका PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, जिसको आप पढ़ते रहेंगे और चैप्टर को बार बार
क्या करेंगे कि इसको रिपीट कर कर के देखते रहेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो उसके बाद चलिए दूसरा हम देखते हैं इसका अम्ल का कॉन्सेप्ट आपका हमने क्लियर किया। अगर आपको कहीं कोई डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो हम बराबर आप लोगों को सेंड करते रहते हैं, वहाँ पर भी आप उस क्वेश्चन को डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपका कोई कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड छूटे नहीं। तो इस तरह से अब हम चलते हैं क्षार के तरफ। क्षार या इसी को हम क्षारक भी कहेंगे। नेक्स्ट देखिए आप क्षारक के तरफ चलते हैं। ये क्षारक, क्षारक या इसको क्षार भी लिखते हैं या इसको भस्म, बेसेस, इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें आपने देखा था कि क्या देखे थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये जो होते हैं ये स्वाद में आपके कड़वे होते हैं और त्वचा पर जब ये पड़ता है तो चिकने महसूस होते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दोनों में अंतर समझिए। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा कि वे स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक या क्षार या भस्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं और त्वचा पर इनके स्पर्श चिकने होते हैं। और क्षार का आप एग्जाम्पल अपने जीवन में देख सकते हैं, जैसे साबुन है। साबुन में क्षार पाया जाता है। साबुन में आपको क्षार पाया जाता है, क्षारीय होता है। और यही कारण है कि जब आप स्नान करने के समय या हाथ धोने के समय जब आप उसको अपने त्वचा पर पानी पटाने के बाद लगाते हैं तो क्या होता है कि आपका स्किन पर वो चिकनापन टाइप का महसूस होता है। तो ये क्षार का एक गुण है कि ये स्पर्श इसके चिकने होते हैं और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। आप साबुन को कभी कभी बचपन में कोई बच्चा सबको लत हो जाता है दांत से काट के खाने का, तो आप उस समय आपको महसूस होगा कि ये कितना कड़वा होता है। और दूसरा चीज़ है कि ये एक चीज़ और जान लीजिए कि ये आपको लाल, इसका ठीक उल्टा व्यवहार करता है परीक्षण में। आप उसमें देखें तो नीला को लाल कर रहा था, और ये क्षार क्या करता है कि ये लाल को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये बिल्कुल अम्ल का उल्टा होता है। अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार जो है ये लाल को नीला कर देता है। जैसे मान लीजिए कि ये लाल को नीला कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लिटमस पेपर ले रहे हैं, और ये मान लीजिए लिटमस पेपर हमारा ये लाल है, ये लिटमस पेपर हमारा ये लाल लिटमस पेपर हम ले लिए, और इसको क्या किए हम कि कोई विलयन है, ये कैसा विलयन है, ये क्षार इसमें मिला हुआ। अगर ये क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, जैसे ही आप इसको डुबाइएगा इस लाल लिटमस को क्षारीय विलयन में, तो क्या होगा, ये जितना भाग इसका इस विलयन में डूबा रहेगा उतना भाग इसका नीला हो जाएगा। तो ये लाल लिटमस को
नीला कर देता है। ये क्षार के कारण ऐसा होता है कि लिटमस पेपर का कलर ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। और उसके बाद क्या है कि ये एक चीज़ और इसके बारे में हम समझ लें कि ये अम्लों के साथ क्रिया करके उन्हें उदासीन कर देते हैं। अगर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये अम्लों के साथ क्रिया करके उदासीन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई इसमें क्षार रखे हुए हैं और इसमें ले आकर के आप अम्ल कहीं से डाल दीजिए। तो जैसे ही अम्ल को डालिएगा तो अम्ल क्षार के बीच रिएक्शन होगा तो ये खट्टा और कड़वापन दोनों गायब हो जाएगा। ये बिल्कुल जो ये विलयन बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका जो स्वाद भी होगा न्यूट्रल हो जाएगा। यानी विलयन को क्या करेगा, ये उदासीन बना देगा। ये इसकी पहचान है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक मजबूत उदाहरण है क्षार का। एक एग्जाम्पल भी इसका लिख लीजिए, उदाहरण लिख दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH होल ट्वाइस, Na है ये, NaOH होल ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम कास्टिक सोडा भी है, कास्टिक सोडा भी है, या इसी को हम धोवन सोडा भी कहते हैं इसको। ये कई नाम है। धोवन सोडा का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH होल ट्वाइस। कास्टिक सोडा का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH होल ट्वाइस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो NaOH होल ट्वाइस। तो इस तरह से हमने देखा कि क्षार का एक एग्जाम्पल लिया कास्टिक सोडा का। तो आज के समय में तो सर्फ वगैरह आ गया है तरह तरह के, जिससे हम लोग अपने कपड़ों की सफाई करते हैं। लेकिन हम लोग जब बचपन में थे तो वो बड़ा सस्ता मिलता था ये सोडा। 1 पैसा 2 पैसा का 5 पैसा का सोडा मिला और ये सोडा आदमी लाया और इसी में लोग क्या करता था कि अपना कपड़ा वगैरह साफ करता था। तो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है, और साबुन से भी आप देखते हैं कि हम लोग शरीर को साफ करते हैं स्नान करने के समय, उसमें भी क्षार पाया जाता है। तो क्षार का उपयोग अगर मुख्य रूप से देखा जाए जीवन में तो हम लोग क्या करते हैं कि सफाई के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कास्टिक सोडा का, धोवन सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक इसी में अगर आप लिख दीजिएगा ये, उसके बाद इसको आगे देखते हैं, ये NaOH होल ट्वाइस, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारा क्षार जो है इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। और उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं लवण के तरफ। तो अब हम लवण के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और तब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए, अब हमारा स्टार्ट हो गया लवण। तो लवण का कंसेप्ट अब हम लोगों को समझना है कि ये न कड़वा होता है न खट्टा होता है। ये स्वाद में क्या होता है, तो ये आपको इसका जो स्वाद होता है वो उदासीन होता है और ये लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करता। और ये लवण बनता कैसे है, तो अम्ल और भस्म की परस्पर अभिक्रिया से इस लवण का निर्माण होता है। देखिए लवण कैसे बनता है,
तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि अम्ल और भस्म, भस्म या इसी को हम कहेंगे क्षार, अम्ल और क्षार या भस्म की परस्पर अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। लवण का निर्माण होता है, यानी अम्ल को और क्षार को दोनों को आप एक साथ मिला दीजिए और मिला देने के बाद आपको जो विलयन प्राप्त होगा अम्ल और क्षार को मिलाने से, वो विलयन जो होगा उसमें आपको खट्टापन और ये आपको जो कड़वापन है, ये दोनों गुण जो है से समाप्त हो जाएगा उसमें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको लवण कहते हैं। और इसके गुण होता है उदासीन। इसका ये उदासीन प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। और ये किसी लिटमस पेपर को प्रभावित नहीं करते हैं। अब लवण के घोल में आप चाहे लाल लिटमस ले जाइए या फिर नीला लिटमस ले जाइए, चूँकि ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है, तो इसलिए वह किसी भी लिटमस पेपर को किसी भी प्रकार से ही आपको प्रभावित नहीं करता है। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो सोडियम क्लोराइड या इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका अगर उदाहरण के रूप में देख ले तो हम लोग जो खाने वाला उदाहरण में आप यहाँ लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं इसको हम लोग NaCl, ये एक लवण का उदाहरण है। और pH मान की बात करें तो अम्ल का देखे थे कि ये 7 से <7 था अम्ल का, और क्षार का देखिएगा तो <7 होता है क्षार या भस्म का, और ये <7 है, ये <7 है, और ये जो है लगभग ये क्या होता है कि ये बराबर होता है, ये =7 के बराबर होता है। थोड़ा बहुत हल्का सा उसमें आपको थोड़ा सा फर्क पड़ता है, पॉइंट में पड़ता है, जिसमें हम लोग जब pH मान पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण जो चैप्टर है, इसमें जो हमारा हेडिंग्स था, इसको हमने पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। अब हम यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हम आपको व्याख्या कर देंगे। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद, भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल यानी खट्टा स्वाद, क्रमशः का मतलब है बारी बारी से। जैसे 1 नंबर में भोजन का खट्टा लिखा तो क्रमशः में 1 नंबर में अम्ल लिखा, यानी खट्टापन अम्ल के कारण होता है। और क्रमशः का मतलब है कि 2 नंबर में कड़वा स्वाद है तो 2 नंबर में क्या है, क्षारक, यानी भोजन में क्षार की उपस्थिति के कारण उसका स्वाद कड़वा होता है। तो इस तरह से आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। इस बात को आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है, अत्यधिक भोजन करने के कारण अगर एसिडिटी से पीड़ित है, यानी क्या हुआ कि उसके शरीर में, या हम कह सकते हैं कि उसके अमाशय में अम्ल बहुत अधिक मात्रा में आपका बन गया,
अत्यधिक भोजन के कारण एसिड बन गया और अम्लता से वो पीड़ित हो गया, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? आप नींबू पानी पिलाएंगे या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन जो है आप उसको पिलाएंगे? सिरका पिलाएंगे या फिर बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा इसको कहा जाता है, या इसी को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसी को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो ये जो सोडा होता है, जिसको हम लोग देहात में खाबर सोडा बोलते हैं मुख्य रूप से, तो आप इसमें से क्या, अगर अम्लीयता बढ़ जाए अत्यधिक भोजन करने के कारण आपके परिवार में किसी सदस्य को, तो आप उसका जो ट्रीटमेंट कीजिएगा, उपचार कीजिएगा, उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग कीजिएगा? आप नींबू पानी उसको पिलाएंगे या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन आप उसको पिलाइएगा? तो ये चीज़ हमें तब समझ में आएगा जब हम ये जानेंगे कि अम्ल और क्षार के बीच को जब आपस में मिलाया जाता है, चूँकि अम्ल है तो स्वाभाविक रूप से इस अम्ल के असर को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? क्षार का उपयोग करेंगे, यानी वैसे पदार्थ को हम उसे पिलाएंगे जिसमें क्षार पाया जाता है। तो आपको पढ़े हैं, आप लवण का गुण पढ़े हैं कि जैसे ही अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है कि उसके बाद एक उदासीन टाइप का आपको पदार्थ प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो एसिडिटी उस स्थिति में समाप्त हो जाएगी। तो अब क्या पिलाएंगे? अब इसके लिए हम बहुत सारा एक्टिविटी करेंगे और बहुत सारे कंटेंट्स को इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, उपचार बताते समय आप किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? आपको ध्यान रखना होगा पहला कि उसकी एसिडिटी बढ़ गई है, यानी उसके अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है अधिक भोजन के करने के कारण। तो अब किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। अगर क्षार के वजह से आपको कोई परेशानी है तो अम्ल उसको दे दीजिए, और अम्ल के वजह से कोई परेशानी है तो क्षार को दे दीजिए, क्योंकि दोनों क्या करेगा? अम्ल के वजह से परेशानी है तो क्षार उसके प्रभाव को ख़त्म कर देगा। क्षार के वजह से अगर कोई परेशानी है तो एसिड दे दीजिए, अम्ल के वजह से उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा, यानी हम क्षारीय पदार्थ को हम इसमें देंगे। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। हमने देखा था कि जो खट्टा पदार्थ का कैसे जांच किया था, ये नीला को यानी ब्लू को क्या कर दिया था? रेड कर दिया था। ये बिहार का, आप याद रखिएगा, बिहार का गाड़ी वगैरह खरीदने जाइएगा तो ये BR नंबर से स्टार्ट होता है, यानी ब्लू को रेड कर देता है, खट्टा। यानी अम्ल में अगर जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो बिहार के गाड़ी नंबर से आप इसको कंफर्म रखिएगा। और इसका उल्टा इसमें हो गया कि जब कोई कड़वा पदार्थ होता है, और उसमें कड़वा पदार्थ हम जानते हैं कि क्षार के कारण होता है, तो उसमें जब आप रेड लिटमस पेपर को डालिएगा तो क्या होगा कि उसका कलर लाल हो जाएगा। इस चीज़ की हमने जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया है। तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? ये नीले यानी ब्लू को रेड कर देता है, अम्ल। उसके बाद जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए, एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बिल्कुल उसका उल्टा व्यवहार ये करता है क्षार। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक हम कह सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का अर्थ होता है कि ये हमें किसी विलयन के बारे में सूचना देता है। ये लिटमस यानी हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक सूचक है लिटमस। इसी प्रकार हल्दी, जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं अंग्रेजी में, आप देखते हैं आपका जो विक्को वगैरह आता है फेस में लगाने वाला क्रीम, तो उसमें हल्दी
का मिला होता है, तो उसको ऐड वगैरह टीवी में देखिएगा तो उसमें कहेगा विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। तो ये समझिए कि हल्दी चूँकि आयुर्वेदिक पदार्थ है, इसलिए उसको टर्मरिक मीन्स हल्दी होता है। और इस प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही एक सूचक है, ये भी एक क्या है, इंडिकेटर है, ये भी एक लिटमस हम कह सकते हैं इसको, किसको, टर्मरिक को, हल्दी को। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, आपको पहले ही बताया है कि साबुन में क्षार पाया जाता है, तो जब किसी सफ़ेद कपड़ा पर अगर सब्जी का दाग लग जाए तब हम क्या करते हैं कि क्षारीय प्रकृति का वाला जब साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रे रेड। ये धब्बे का रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। इसमें भूरा अगर हम देखें तो ब्राउन ये हो गया। एक मिनट देखिए, ये इसको हम भूरा इसको कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये इसी में हम लाल मिला देते हैं, देखिए ये, यानी दोनों जो कलर है इसके मिक्स टाइप का हो जाता है, यानी भूरा लाल हो जाता है। यानी जब किसी सफ़ेद कपड़ा पर सब्जी वगैरह गिर जाता है तो उसको हम क्षारीय साबुन से रगड़ते हैं और तब उस धब्बे का रंग जो है भूरा लाल हो जाता है सब्जी का। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि फिर पानी से बहुत देर तक आप उस कपड़ा को धोइएगा और जब उसमें से आपने इस साबुन का जो असर है जैसे ही समाप्त होगा तो फिर आप देखिएगा कि उसका रंग पीला हो जा रहा है। तो अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जिसको पढ़े, या मेथिल ऑरेंज। देखिए मेथिल ऑरेंज क्या है? एक सूचक है। हमने अभी कई सूचक को देखा, एक नीला लिटमस देखा, एक लाल लिटमस देखा, एक प्राकृतिक सूचक के रूप में हमने हल्दी को देखा, और अब हमारे पास एक सिंथेटिक सूचक आ जा रहा है। सिंथेटिक सूचक का मतलब है कि यह प्राकृतिक तरीके से इसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये एक सिंथेटिक है, यानी ये एक आर्टिफिशियल ढंग का आपका ये क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है। ये इससे हम किसी विलयन के बारे में सूचक से क्या पता करते हैं कि कोई विलयन क्षारीय है या अम्लीय है, इसी के लिए ना हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक जो हम सूचक के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे उसमें हल्दी था, टर्मरिक था, जो कि एक प्राकृतिक सूचक था। उसके बाद आपको नीला लिटमस और लाल लिटमस था। लेकिन अब सिंथेटिक सूचक आ जा रहा है जिसको ये कृत्रिम सूचक भी हम कह सकते हैं। और इसमें एक नाम आ रहा है मेथिल ऑरेंज का, और एक नाम आ रहा है फिनोप्थेलिन का। ये फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये कृत्रिम सूचक है, या इसको संश्लेषित सूचक के रूप में आप इसका नाम याद रखिए, संश्लेषित सूचक। इसमें आप निश्चित रूप से दो नाम आप याद रखिए। एक नाम आप याद रखिए मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा नाम आप याद रखिए फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन। ये फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज ये दोनों क्या है? संश्लेषित सूचक है, आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, जो यह जांच करके बताता है कि हमारा विलयन अम्लीय है, एसिडिक है, यानी हमारे विलयन में अम्ल मिला हुआ है या फिर क्षार मिला हुआ है। तो इसके लिए हम प्राकृतिक सूचक का भी उपयोग करते हैं और हम कृत्रिम सूचक भी बना करके और क्या करते हैं कि हम विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करते हैं। तो ये संश्लेषित सूचक में दो नाम अभी दिया है, और भी नाम आएंगे, तो दो नाम याद रखिए, एक मेथिल ऑरेंज और एक फिनोप्थेलिन।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग बार बार याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं कि अम्ल और क्षारक के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, जो प्रतिफल होते हैं, वह उदासीन होते हैं। वो उनमें अम्ल या क्षार दोनों का गुण समाप्त हो जाता है। तो इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इसकी जानकारी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली, डेली लाइफ में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं, जो इंटरेस्टिंग थिंग्स है, बहुत सारे रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जो हम दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस क्या होता है? विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, बैगनी रंग का होता है, जो क्या होता है? थैलोफाइटा समूह के लिचेन, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। अब देखिए, ये थैलोफाइटा एक समूह होता है। जैसे आप समझिए कि पौधों को और जीवों को, उसके बाद आप एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव, रीढ़ वाले जीव, बिना रीढ़ वाले जीव, बिना रीढ़ वाले जीव जैसे केंचुआ हो गया, और हम लोग रीढ़धारी जीव हैं। उसके बाद आपको रेंग कर चलने वाले जीव, जिसको हम सरीसृप वर्ग में रखते हैं। तो उसी तरह से पौधों को भी उनके लक्षणों के आधार पर, उनके विशेषताओं के आधार पर क्या क्या हमारे वैज्ञानिकों ने, कि जो हमारे वनस्पति वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि उनका एक समूह बना दिया है। एक तरह के सामान्य गुण वाले, यानी कॉमन गुण वाले जो पौधे हैं, उनको एक ग्रुप में रखा है। तो उसी तरह से एक थैलोफाइटा समूह है, और उस समूह में के एक पौधा है जिसका नाम है लिचेन, लाइकेन भी इसको हम बोलते हैं, लिचेन। और ये लिचेन जो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा है, इसी से ये बैगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। ये लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस का जो विलियन होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है। और ये जो बैगनी रंग का जो आप रंजक देख रहे हैं, रंजक मतलब बैगनी रंग का एक कलर ही आप उसको कहिए, और ये आपको लिचेन के पौधा से निकाला जाता है। और ये लिचेन थैलोफाइटा समूह का पौधा है, और इसी रंजक से हम लिटमस को तैयार करते हैं। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। हमें अम्ल या क्षार का पता करने के लिए प्रायः इस लिचेन से निकलने वाला जो ये लिटमस है, इसका प्रयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा लिटमस है, ये लिचेन पौधा से निकलने वाला ये जो लिटमस विलियन है, तो इसका कलर बैगनी ही रहता है अगर इसको उदासीन विलियन में डाला जाए तो। अगर न्यूट्रल विलियन में अगर हम इसको डुबोते हैं, लिचेन के पौधा से निकलने वाला जो रंजक है, जिसका नाम है ये लिटमस, ये जो लिटमस जिससे ये बन रहा है बैगनी कलर का, तो इस बैगनी कलर पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा आप समझिए कि एक आपको हो गया लाल लिटमस, एक हो गया आपका लाल लिटमस, एक हो गया आपका नीला लिटमस, और एक हो गया आपका बैगनी लिटमस। इस तरह से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। तो लाल लिटमस के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं।
नीला लिटमस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ये जो बैगनी कलर का जो लिटमस है ये प्राप्त हो रहा है लीचेन पौधा से। तो जब इस लिटमस को यहाँ ये कहता है कि जब किसी लिटमस को हम किसी उदासीन विलयन का मतलब है कि ऐसा विलयन जो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, इसमें जब हम इसको डुबाएंगे तो इसके कलर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं। अब देखिए कुछ नेचुरल पदार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, टर्मरिक, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ। अब ये देखिए फूलों की पंखुड़ियाँ, लाल पत्ता गोभी, पत्ता क्या है, एक तरह से पंखुड़ियाँ हैं। हल्दी आप देख रहे हैं, टर्मरिक है, हाइड्रेंजिया है, उसके बाद पिटूनिया है, उसके बाद जेरानियम है। तो ये सब कई फूलों की जो रंगीन पंखुड़ियाँ हैं, इसको किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। जब इसको हम किसी विलयन में डालते हैं, कौन कौन सा देखिए ये सब प्राकृतिक है, हम कह सकते हैं कि ये सब प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम, ये 5 नाम आप याद रखिए प्राकृतिक सूचक के रूप में। ये सब प्राकृतिक पदार्थ है ये। तो ये क्या आ गया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम, ये तीनों फूल की पंखुड़ियों, रंगीन पंखुड़ियों से ये प्राप्त किया जाता है। और ये पंखुड़ियों को जब किसी विलयन में जैसे अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, ये यानी आपको अम्ल या क्षार की उपस्थिति के बारे में ये बताता है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। इसको हम सीधे सूचक भी कह सकते हैं या अम्ल क्षारक सूचक भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद देखते हैं आगे का। आगे आपका प्रश्न आ गया, तो आज हम यहीं पर अपना आज का जो क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हमें पूरा विश्वास होगा कि ये एनसीईआरटी का लेक्चर आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा, और इसको थोड़ा सा रिपीट करके बार बार सुनेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट्स हो कि ये बात हमें समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर आप उस क्वेश्चन को लिखिए, ताकि हम अगले लेक्चर में पूरी तरह से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास इसको शेयर करके उससे सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी लंबे ढंग से समय तक मेहनत कर सकें।